ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का 2024 का पेपर है। सबसे पहले हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू सेक्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज था, ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिफ। Two events occurring together without affecting each other are called independent events. A price index based on more than one commodity is called composite index number. The probability of an impossible event is 0. The value of NCN is 1. Median can be located by OGIF. If x minus 6 is equal to 0, then arithmetic mean will be 6. याद रखिएगा, मीन की अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम डाटा की तमाम वैल्यूज़ में से उस डाटा के मीन को माइनस करें और फिर तमाम वैल्यूज़ को आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। यानी कि सम ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि अगर सम ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन 0 है, यानी कि अगर हम इस एमसीक्यूज को देखें तो यहाँ पे x माइनस 6 का जो सम है वो 0 है, तो इसका मतलब है जो 6 है वो इस डाटा का मीन होगा। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। Sum of the angles of a pie diagram is equal to 360. हम पाई डायग्राम में जो गिवन डाटा होता है उसको जब हम ईच आइटम के एंगल फाइंड आउट करते हैं तो हम 360 डिग्री को ही यूज़ करते हैं। लास्ट एमसीक्यूज, अ कॉइन इज टॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी, इसका ऑप्शन है 1/2। ये हमने आपके साथ MCQs 10 की वर्किंग शो करके दिखाया है कि अगर एक कॉइन को आप टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस हेड और टेल आता है। हेड और टेल में एक दफ़ा हेड है और टोटल सैंपल 2 हैं, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी हेड 1/2 आंसर है इसका। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 पार्ट अटेम्प्ट करने थे। टोटल सेक्शन 20 मार्क्स का था, इसका मतलब है ईच पार्ट 4 मार्क्स का होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। ये हमने प्रीवियस अपने जो पास्ट पेपर्स के वीडियो लेक्चर हैं वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन के साथ आपने मेंशन कर दिया, एक क्वांटिटेटिव डाटा और एक तरफ क्वालिटेटिव डाटा की आपने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। आप इसको रीड कर लें। अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है जी। 2 fair coins are tossed, find the probability of getting at least one tail, both are same faces। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। इफ अ fair coin is tossed, मैंने करेक्ट कर दिया, इफ 2 fair coins are tossed तो सैंपल स्पेस होगा फर्स्ट कॉइन सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉइन सैंपल्स। पहले कॉइन के भी जो सैंपल होते हैं वो 2 होते हैं हेड टेल, सेकंड कॉइन के भी सैंपल 2 होंगे हेड टेल, तो 2 × 2 4। अच्छा याद रखिएगा, सैंपल स्पेस को हम 2 पावर n के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 पावर n में n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन टॉस, तो यहाँ पर 2 कॉइन की बात हो रही है तो 2 पावर 2 4 आएगा, तब भी आपके पास सैंपल स्पेस 4 आएगा। यहाँ मैंने आपको सैंपल बना के दिखाए में, आप चेक कर लें। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन करा। जब मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा तो वहाँ है
कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वन टेल। तो जब हम एटलीस्ट वन टेल की बात करते हैं तो वन टेल 3 टाइम्स है। अब मैं आपको रफ वर्किंग में शो करके दिखाऊंगा। ये देखें जी, आपके पास जो टोटल 4 सैंपल हैं उसमें फर्स्ट सैंपल में 2 हेड हैं, टेल नहीं, हमें एटलीस्ट वन टेल चाहिए। सेकंड सैंपल में हेड टेल 1 टेल है, थर्ड सैंपल में भी टेल हेड 1 टेल है, और लास्ट सैंपल जो है टेल टेल उसमें 2 टेल हैं। सवाल है एटलीस्ट वन टेल, कम से कम 1 टेल, और अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा आ जाएंगे तो भी हम काउंट करेंगे। इसका मतलब है जो रेड कलर से मैंने शो किए हुए हैं सैंपल, 3 सैंपल ऐसे हैं जहां पे कम से कम 1 टेल है। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन मेंशन करा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल, फेवरेबल इवेंट 3 है, हमने आपको भी शो कर दिया, और टोटल सैंपल 4 था, तो इसका आंसर 3 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.75। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट ये है जी, प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम फेसेस। 2 जगह ऐसी होंगी जहां पर सेम फेसेस होगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 जगह ऐसी हैं जहां पर सेम फेसेस हैं। मैं अब आपको रफ में चेक कराऊंगा। अगर आप 4 सैंपल में देखें जिनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, फर्स्ट सैंपल में हेड है, दोनों फेसेस पे हेड है, और लास्ट सैंपल जो है वो टेल टेल है, दोनों जगह पे टेल है। यानी कि फर्स्ट और जो लास्ट सैंपल है इन 2 जगहों पे दोनों फेसेस या तो हेड हैं या टेल हैं, यानी कि सेम फेसेस हैं, तो 2 फेवरेबल इवेंट होगा। टोटल सैंपल 4 है तो आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। आप चेक कर लें जी, हमने यहाँ पर आपको आंसर मेंशन करके दिखा दिया 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.5। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ 30 फैमिलीज इन अ सर्टेन एरिया। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, ये 30 वैल्यूज गिवन है। आपने पहले सॉल्यूशन के बाद लिखा टोटल फैमिलीज आपके पास 30 हैं, और फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। सबसे पहले आपने डाटा की लोअर वैल्यू लिखी। अब अगर आप डाटा की वैल्यूज़ को देखें तो देखें मैंने हाईलाइट कर दिया है, 0 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 5 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो जो डाटा की लोअर वैल्यू होगी वो 0 होगी, और जो डाटा की हायर वैल्यू होगी या हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो जो डाटा का रेंज आएगा वो आएगा 5 - 0 यानी कि 5। अब आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली का एक कॉलम बनाएंगे, टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी का। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर क्योंकि 0 से 5 तक, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 में हैं, इसलिए यहाँ पर क्लास इंटरवल अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास 2 या 3 क्लास इंटरवल बनेंगी। जैसे हम इसको इस तरह से बना सकते थे कि हम 0 से अगर हम 2 बनाते एक क्लास तो नेक्स्ट क्लास 3 से 5 बनती, 2 क्लासेस बनती। तो जनरली जब इस कंडीशन में आ जाते हैं हम कि हमारे पास जो डाटा है वो उनकी रेंज बहुत मिनिमम होती है, तो फिर हम क्लास इंटरवल के बजाय उनको इंडिविजुअल तौर पे काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर आप काउंट करना शुरू करें तो 0 की वैल्यू आपके पास डाटा में कितनी जगह पे मौजूद है। अगर आप देखें फर्स्ट रॉ में 1, सेकंड रॉ में कोई नहीं, थर्ड रॉ के स्टार्ट में और थर्ड रॉ के सेकंड लास्ट में, यानी कि 3 जगहों पे 0 है। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस तरह से आप इंडिविजुअली हर नंबर को काउंट करेंगे। 1 5 टाइम्स था तो आपको पता है हम 4 लिख के 5 को क्रॉस करते हैं, सेंटर में भी लाइन कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। 2 11 टाइम्स था तो 5 5 के 2 पेयर बनेंगे और एक 1 साइड में आ जाएगा। 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली 8 थी, 4 चिल्ड्रन पर फैमिली 2 हैं और 5
चिल्ड्रन पर फैमिली हमारे पास 1 है। तो टोटल हमारे पास 3 + 5 + 11 + 8 + 2 + 1 30 है। और हमें डाटा के स्टार्ट में भी बता दिया गया था कि टोटल फैमिलीज हमारे पास 30 हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर आप क्लास इंटरवल में बनाना चाहते तो इस तरह से बनाते, लेकिन जो मैंने डिस्कस किया प्रीवियस मेथड आप उसको फॉलो करें। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। मीन ऑफ द डाटा ऑफ 25 वैल्यूज इज 50, फाइंड द मीन। अब देखें जी, एक फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि इफ अ वैल्यू 70 इज इंक्लूडेड इन द डाटा, और जो आपके पास सेकंड पार्ट है उसमें बोला जा रहा है इफ अ वैल्यू 40 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाटा। अब मैंने आपको समझाने के लिए दोनों को साथ साथ करा है। सबसे पहले आपने जो डाटा की वैल्यूज आपके पास मेंशन है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है, इनिशियल मीन है 50, इनिशियल वैल्यूज हैं 25, इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 70 है, और आपको मीन फाइंड आउट करना है। आप चेक कर सकते हैं सवाल में क्लियर मेंशन है कि 25 वैल्यूज हैं और मीन जो है वो 50 है। तो आपने इनिशियल मीन, इनिशियल नंबर ऑफ वैल्यूज मेंशन कर दी, इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ एक्स बता दिया आपने 70, और फाइनल मीन आपको फाइंड आउट करना है, आपने बता दिया। सबसे पहले आप इनिशियल मीन के हैंड डाल के मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। मीन की वैल्यू आपके पास 50 है, एन की वैल्यू 25 है। 25 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 50 के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समेशन एक्स आ जाएगा 1250। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इंक्लूडेड वैल्यू 70 दी गई है, तो आप 1250 में 70 को ऐड करेंगे। इसका मतलब है अब आपके पास समेशन एक्स हो जाएगा 1320। जब आप फाइनल मीन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप मीन का फार्मूला लिखेंगे। अब आपके पास समेशन एक्स जो है वो 1320 हो गया है, और एन जो है वो 26, क्योंकि पहले 25 थे और एक वैल्यू 70 आपने और ऐड कर दी। इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू 26 हो जाएंगी। 1320 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 50.769। अच्छा जी, जब आपसे एक्सक्लूड की बात की जाएगी तो पार्ट बी में, तो आपने सबसे पहले इनिशियल मीन, इनिशियल वैल्यूज ऑफ एन, एक्सक्लूडेड वैल्यू और फाइनल मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को वैसे ही मेंशन किया जैसे पार्ट 1 में है। फिर आपने इनिशियल मीन के जरिए समेशन एक्स निकाला जैसे आपने पार्ट ए में किया था। अब क्योंकि 40 वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है, इसका मतलब है 1250 में से 40 को आप माइनस करेंगे, तो समेशन एक्स आपके पास हो गया 1210। जब आप फाइनल मीन की हैंड डालेंगे पार्ट 1 की तरह, तो आप समेशन एक्स की जगह 1210 रखेंगे, और वैल्यूज आपके पास 25 से एक कम होके 24 हो जाएंगी, क्योंकि 40 वैल्यू को आपने अब डाटा से एक्सक्लूड कर दिया। तो 1210 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.416। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चेक कर लें जी इसको। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है पार्ट 5, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज, स्टैटिस्टिक्स और पाकिस्तान। आपने सबसे पहले वर्ड लिखा है स्टैटिस्टिक्स। अब आप इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट को काउंट करें। स्टैटिस्टिक्स के वर्ड में एस का अल्फ़ाबेट 3 टाइम्स है, टी अल्फ़ाबेट 3 टाइम्स है, ए का अल्फ़ाबेट 1 टाइम है, आई का अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स है, सी का अल्फ़ाबेट 1 टाइम है। इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स के वर्ड में टोटल अल्फ़ाबेट 10 है। फिर आप फार्मूला लिखेंगे, टोटल वेस इज इक्वल टू एन टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस फैक्टोरियल, टी फैक्टोरियल, ए फैक्टोरियल, आई फैक्टोरियल और सी फैक्टोरियल। आपने तमाम वैल्यूज जो इनकी हैं उसको पुट किया। 10 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास सवाल में आ जाएगा कैलकुलेटर के जरिए 3628800। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 है। नेक्स्ट भी 3 फैक्टोरियल है, उसका आंसर 6 है। नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है और 1 का फैक्टोरियल 1 है।
अब ये जो डिवाइड में 66121 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप इन पांचों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, और 3628800 को जब आप डिवाइड करेंगे 72 से तो आपके पास आंसर आएगा 50400। अब हम वर्ड पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। तो वर्ड पाकिस्तान में P का अल्फ़ाबेट 1 टाइम है, A का अल्फ़ाबेट 2 टाइम है, बाकी KISTN ये सारे अल्फ़ाबेट भी 1 टाइम है। टोटल अल्फ़ाबेट पाकिस्तान के वर्ड में 8 है। आपने जैसे स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व किया था वैसे ही आपने फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व किया। टोटल अल्फ़ाबेट 8 है। फिर आपने PAKISTN के जो भी अल्फ़ाबेट की नंबरिंग थी उनको आपने डिवाइड में लिखा। A अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स था, रिमेनिंग सारे 1 टाइम है। तो 2 का फैक्टोरियल 2 है और 1 का फैक्टोरियल 1 है। डिवाइड के तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 40320 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20160। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रीवियस पास पेपर में ये वर्ड रिपीट है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। The prices of a commodity for 10 years are given in the following schedule. Year price आपके पास 2010 से 2019 तक की प्राइस मौजूद है। फाइंड पार्ट ए में आपसे कहता है सिंपल इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग 2010 एज बेस ईयर और लिंक रिलेटिव, यानी कि दोनों पार्ट में आपसे प्राइस रिलेटिव की बात कर रहे हैं। एक दफ़ा पार्ट ए में फिक्स बेस ईयर है और पार्ट बी में लिंक रिलेटिव के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। आपने सबसे पहले फार्मूला मेंशन कर दिया प्राइस रिलेटिव का कि प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिएगा करंट ईयर की प्राइस को PN से और बेस ईयर की प्राइस को PO से शो करते हैं। आपने कॉलम शुरू के देखें, आपने वही कॉलम बनाए जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे। आपने एज इट इज ईयर का और प्राइस का कॉलम बना लिया। याद रखिएगा बेस ईयर क्योंकि आपके पास 2010 है, बेस ईयर आपके पास 2010 है, 2010 की प्राइस है 100। तो हम तमाम ईयर की प्राइस को 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस ईयर की प्राइस 100 है, और 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि प्राइस रिलेटिव के आंसर को हमने परसेंटेज में शो करना होता है। तो याद रखिएगा जो डिवाइड वाला 100 है वो है बेस ईयर की प्राइस, और जो मल्टीप्लाई वाला 100 है वो परसेंटेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें जी, फर्स्ट ईयर की प्राइस 100 है, 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। नेक्स्ट ईयर 2011 की प्राइस है 120 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 120 आएगा। नेक्स्ट ईयर की प्राइस है 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड का 100 मैं फिर रिपीट कर दूं, बेस ईयर की प्राइस है, और मल्टीप्लाई वाला जो 100 है वो परसेंटेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने तमाम ईयर को इस पैटर्न से सॉल्व कर लिया। आप इसको अच्छे से चेक कर लें। आई होप यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये 2010 से 2019 तक की तमाम ईयर आपने सॉल्व कर लिए। अब हम जाएंगे लिंक रिलेटिव पे। याद रखिएगा लिंक रिलेटिव का फार्मूला होता है कि आपने हर ईयर की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि 2010 से पहले की प्राइस हमें नहीं पता, इसलिए हम 2010 की प्राइस को 2010 से ही डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको सिंपल 100 भी लिख सकते थे क्योंकि फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव ऑलवेज भी 100। अब आप गौर से देखें, 2011 की प्राइस है 120 और इससे प्रीवियस ईयर की प्राइस है 100। तो जब मैं लिंक रिलेटिव निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 2012 की प्राइस है 125, इससे प्रीवियस ईयर की प्राइस है 120, यानी कि 125 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 120 से।
2013 की प्राइस है 135, 135 को प्रीवियस ईयर की प्राइस यानी कि 125 से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया जो कि है 108। 2014 की प्राइस है 140, इससे प्रीवियस ईयर की प्राइस है 135 यानी कि 140 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100, 103.7 आ जाएगा। 2015 की प्राइस है 160, उससे प्रीवियस ईयर की प्राइस है 140 यानी कि 160 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 2015 का अमाउंट आ गया जो कि है 114.2। 2016 की प्राइस है 170 और प्रीवियस ईयर की प्राइस है 160, आपने 170 को डिवाइड किया 160 से और मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 106.2। नेक्स्ट ईयर की प्राइस है 175, प्रीवियस ईयर की प्राइस है 170, आपने 175 से 170 को डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2018 की प्राइस है 195, इससे प्रीवियस ईयर की प्राइस है 175, आपने 195 से 175 को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 111.4। 2019 की प्राइस है 200, इससे प्रीवियस ईयर की प्राइस है 195, आपने 200 से 195 को डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 102.5। यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई वाला 100 है वो परसेंटेज के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको आराम से चेक कर लें। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फॉर द ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, 8, 10, 15, 30, 25 शो दैट समेशन x माइनस मीन इज इक्वल टू 0, जो हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था। समेशन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो हमने आपसे कहा था कि किसी भी डाटा में को अगर हम मीन से माइनस करके ऐड करेंगे तमाम वैल्यूज को आफ्टर सब्ट्रैक्शन, तो आंसर अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू मीन होगी। x माइनस मीन इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। याद रखिएगा, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कुछ ऐसा लाजमी नहीं होता इस क्वेश्चन में, बट हमने इसको अरेंज कर लिया। तो 2, 4, 6, 8, 10, 15 के पास डाटा में 30 और आफ्टर देन 25 था, हमने 25 को पहले लिख के 30 को बाद में लिख दिया। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल वैल्यूज जो हैं n में हमने चेक कर लिया, टोटल वैल्यूज हमारे पास 8 हैं। हमने x की तमाम वैल्यूज ऐड की, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 15 + 25 + 30, तो समेशन x 100 आ गया। मीन का फार्मूला समेशन x अपॉन n होता है। आपने 100 से 8 को डिवाइड किया तो आपके पास 12.5। अब आपने तमाम x की वैल्यू से मीन 12.5 को माइनस करना है। नाउ वी फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। आप चेक कर लीजिए, यहां हमने शो किया है x माइनस मीन। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 थी, मीन की वैल्यू 12.5 है, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -10.5। 4 - 12.5 आंसर आएगा -8.5। 6 - 12.5 आंसर आएगा -6.5। 8 - 12.5 आंसर आएगा -4.5। 10 - 12.5 आंसर आएगा -2.5। 15 - 12.5 आंसर आएगा 2.5 और 25 - 12.5 आंसर आएगा 12.5 और 30 - 12.5 आंसर आ जाएगा 17.5। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर में आप वैल्यूज़ लिखेंगे -10.5, -8.5, -6.5, -4.5, -2.5, +2.5, +12.5, +17.5, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इट इज प्रूव दैट द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये शॉर्ट का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 लेडी डॉक्टर्स एंड 3 मेल डॉक्टर्स, हाउ मैनी टीम कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेडी डॉक्टर्स एंड 3 मेल डॉक्टर्स कैन बी सिलेक्टेड। सबसे पहले आपने सोल्यूशन के हैंड डाल के मेंशन कर दिया, इफ देयर आर 7 लेडी डॉक्टर्स एंड 5 मेल डॉक्टर्स,
रिक्वायर्ड में आपने मेंशन किया है हाउ मैनी टीम्स आर फॉर्म व्हेन सेलेक्ट 3 लेडी डॉक्टर्स एंड 3 मेल डॉक्टर्स। ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है जी। तो आपने मेंशन किया टोटल टीम्स जिसमें 3 लेडी एंड 3 मेल डॉक्टर्स होंगे। तो आपने इसको सबसे पहले नोट करना है, टोटल टीम इज इक्वल टू लेडी डॉक्टर सैंपल मल्टीप्लाई बाय मेल डॉक्टर सैंपल। अब चेक कीजिएगा, आपके पास लेडी डॉक्टर 7 है और आपने उसमें से 3 सेलेक्ट करनी है। तो एनसीआर के फार्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप 7C3 लिख देंगे। आपके पास 5 मेल डॉक्टर हैं, उसमें से आपने 3 को सिलेक्ट करना है, 3 मेल डॉक्टर्स को आपने सिलेक्ट करना है। इसका मतलब है आप 5C3 लिख देंगे। कैलकुलेटर से इनके आंसर को फाइंड आउट करेंगे 5C3, तो 5C3 का आंसर 35 आएगा, सॉरी 7C3 का आंसर 35 आएगा और 5C3 का आंसर 10 आएगा। 35 मल्टीप्लाई बाय 10 350 इसका आंसर है। आप इसको डिटेल में भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 7C3 को आप 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में फिर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल लिखें, 7 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर होता है 5040, 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6, 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24। 6 24 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 144, 5040 डिवाइडेड बाय 144 35। 5C3 को आप ओपन करेंगे फार्मूले से तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर होगा 120, 3 फैक्टोरियल का आंसर है 6, 2 फैक्टोरियल का आंसर है 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 120 डिवाइड बाय 12 10 आ जाएगा। 35 मल्टीप्लाई बाय 10 350। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 20 मार्क्स का सेक्शन था, यानी कि ईच मार्क्स आपके पास, ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो 10 थे। क्वेश्चन 3 के अंदर 2 पार्ट थे। ए पार्ट के अंदर कहते हैं इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइस, और सेकंड पार्ट में कहते हैं अ सम ऑफ 8 और मोर ऑन बोथ डाइस। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनाया। इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, आपने मेंशन कर दिया फर्स्ट डाइस सैंपल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डाइस सैंपल। फर्स्ट डाइस के सैंपल आपके पास 6 है और सेकंड डाइस के सैंपल भी आपके पास 6 है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर 36 आ गया। अब हम आपको 36 सैंपल शो करेंगे, चेक कर लें जी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड लास्ट रॉ में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आपने 36 सैंपल बनाए। आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन करा। पार्ट 1 में आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी 6 ऑन बोथ डाइस। एक सैंपल स्पेस ऐसा है जहां पे दोनों डाइस पे आपके पास सैंपल आपने 1 डिवाइडेड बाय 36 किया। 1 इसलिए क्योंकि एक सैंपल ऐसा है जिसके दोनों डाइस पे 6 है और टोटल सैंपल आपके पास 36 है। 36 सैंपल हमने आपको ऊपर मेंशन करके दिखाए। अब मैं आपके साथ रफ वर्क में वो सैंपल शो करूंगा जहां के दोनों डाइस 6 हैं, वैसे वो लास्ट सैंपल है 6। आप चेक कर लें, हमने आपको रफ वर्क में बाकायदा कलर से हाईलाइट करके दिखा दिया। जो टोटल 36 सैंपल हैं उसमें लास्ट सैंपल जो रेड कलर से हाईलाइट है उसमें अगर आप देखें तो दोनों डाइस पे 6 है, यानी कि एक सैंपल ऐसा है जिसकी दोनों डाइस पे 6 है। तो 1 डिवाइड बाय 36 का आंसर 0.027 आ गया। आपने आंसर मेंशन कर दिया। सेकंड पार्ट था प्रोबेबिलिटी सम 8 और मोर।
तो फेवरेबल इवेंट सम 8 और मोर 15 टाइम्स है। हम चेक कर लेते हैं। आप चेक करें जो सैंपल कलर से हाईलाइट हुए हैं उन सब का आंसर या तो 8 है या 8 से ज़्यादा है। जो रेड कलर से सैंपल हाईलाइट हुए हैं उन सबको अगर आप देखें तो उन सबको ऐड करके 8 आएगा। 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, इन पांचों सैंपल को ऐड करेंगे आंसर 8 आएगा। आपसे कहा गया था प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट्स या तो 8 हो या 8 से ज़्यादा। 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3, इन चार सैंपल को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 9 आएगा। पर्पल कलर में अगर आप देखें 4 + 6, 5 + 5, 6 + 4, इन तीन सैंपल को आप ऐड करेंगे आंसर आपके पास 10 आएगा। 5 + 6, 6 + 5, इन दो सैंपल को आप ऐड करेंगे आंसर आपके पास 11 आएगा। और 6 + 6 यानी कि 12। तो ये आपके पास वो सारे सैंपल हैं जिनका आंसर या तो 8 है या 8 से ज़्यादा है। तो अगर हम इन सैंपल को काउंट करें तो आप ये देखेंगे कि 8 के सैंपल 5 हैं, 9 के सैंपल 4 हैं, सम ऑफ 9 के सैंपल 4 हैं। तो 5 + 4 9 हो गया। सम 10 के सैंपल 3 हैं, 12 हो गया। सम 11 के सैंपल 2 हैं, 14, और सम 12 का एक सैंपल है यानी कि 15। आपने 15 / 36 लिखा। तो ये दोनों जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 5 / 12 यानी कि 0.4166 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 के बी पार्ट में वो आपसे कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेस कार्ड, किंग कार्ड, रेड क्वीन। Sample space, if a card is drawn from a pack of 52 playing cards then sample space 52C1 यानी कि 52 हो जाएगा। आफ्टर देन आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन किया और पार्ट 1 है फेस कार्ड। तो आपके पास टोटल फेस कार्ड 12 है। 12 को जब आप 52 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 / 13 यानी कि 0.2307 आ जाएगा। अब मैं आपको 12 सैंपल दिखाऊंगा जहाँ पे फेस कार्ड होते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास एक कार्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिनको मैंने ग्रीन बॉक्सेस के अंदर हाईलाइट किया है। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। ये वो कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड के, ये वो कार्ड होते हैं जिनके ऊपर फेस बना होता है। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक यानी कि टोटल मेरे पास 12 कार्ड ऐसे हैं जिस पे फेस बना हुआ होगा यानी कि 12 / 52। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन 3B के सेकंड पार्ट में आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी किंग कार्ड। तो याद रखिएगा किंग के कार्ड हमारे पास 4 होते हैं। 4 / 52 का आंसर आ जाएगा 1 / 13 यानी कि 0.0769। अब मैं आपको चेक कराऊंगा कि किंग के कार्ड 4 कैसे आपको काउंट करने। ये आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिनको मैंने ग्रीन बॉक्सेस में रखा है। आप उसको चेक कर लें। हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब चारों के अंदर एक एक किंग होता है यानी कि टोटल किंग कार्ड 4 होते हैं। क्वेश्चन 3B का जो पार्ट 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। रेड क्वीन के कार्ड मेरे पास 2 हैं, मैं आपको चेक कराता हूं। आप चेक कर लें जिनको मैंने ग्रीन बॉक्सेस में रखा है। आप देखें हमारे पास रेड कार्ड जो होता है वो हार्ट और डायमंड के साथ होता है यानी कि जिन पे हार्ट का साइन और डायमंड के साइन बने हुए होते हैं वो रेड कलर के कार्ड होते हैं। तो हार्ट में भी एक क्वीन है और डायमंड में भी एक क्वीन है, मैंने ग्रीन बॉक्सेस में हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब है 2 कार्ड टोटल 52 प्लेइंग कार्ड में ऐसे होते हैं जो कि रेड के क्वीन होते हैं। तो 2 / 52 का आंसर आ जाएगा 1 / 26 यानी कि 0.0384। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 4 हमारे पास लेस्पियर पाचीफिशर का था। हमारे पास 5 कमोडिटी ABCDE दी हुई थी। इनकी प्राइसेस हमारे पास 2022-23 की थी और क्वांटिटी भी 22 और 23 की थी।
आपने सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पाची इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर को क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब लेस्पियर के फार्मूले में पी एन क्यू ओ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ कि इनमें से जो 4 कॉलम आपने इस्तेमाल करने हैं वो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये जहन में रखिए, आपके पास इन 4 में से 2 कॉलम एक्स्ट्रा हैं। अब मैं उनको हाइड करूंगा। जो ये कॉलम है आपके पास, इसको मैंने हाइड कर दिया, और जो ये कॉलम है मेरे पास, इसको भी मैंने हाइड कर दिया। अब आपके पास 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं पी एन क्यू ओ। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, 20 को 12 से करेंगे 240, 10 को 4 से करेंगे 40 और 35 को 15 से करेंगे 525। टोटल आंसर आ जाएगा 1295। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है पी ओ क्यू ओ। तो हम क्या करेंगे, हम जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम है उनको हाइड करेंगे। चेक कीजिएगा, ये पी एन का कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको मैंने हाइड कर दिया। ये क्यू एन का मेरे पास कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको मैंने हाइड कर दिया। मैं 10 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 200 आंसर आएगा। 20 को 10 से करूंगा 200, 15 को 12 से करूंगा 180, 8 को 4 से करूंगा 32 और 30 को 15 से करूंगा तो 450 आंसर आ जाएगा। इन पांचों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो 1062 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट कॉलम मुझे बनाना है पी एन क्यू एन का। तो जो 2 कॉलम एक्स्ट्रा है मैं उनको हाइड करूंगा। गौर से देखिएगा, ये पी ओ के कॉलम को मैंने इग्नोर किया, मैंने क्यू ओ के कॉलम को इग्नोर किया। अब जो 2 कॉलम मुझे नज़र आ रहे हैं पी एन क्यू एन, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया 25 को, आंसर आया 300। 25 से 12 किया, आंसर आया 300। 20 से मल्टीप्लाई किया 15 को, आंसर आया 300। 10 मल्टीप्लाई बाय 60 और 35 मल्टीप्लाई बाय 18 630। इन पांचों वैल्यूज को ऐड करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1590। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब हम लास्ट कॉलम की डिस्कशन पे चलते हैं पी ओ क्यू एन। तो जो 2 कॉलम एक्स्ट्रा, अब हम उनको हाइड करेंगे। अब चेक कीजिएगा, मेरे पास कॉलम मुझे चाहिए पी ओ क्यू एन का, तो मैंने एक्स्ट्रा 2 कॉलम को हाइड कर दिया। 10 मल्टीप्लाई बाय 25 आंसर आ गया 250। 20 मल्टीप्लाई बाय 12 240। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 और 30 मल्टीप्लाई बाय 18 540। इन पांचों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 1303 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको चारों कॉलम की कंस्ट्रक्शन में कोई इशू नहीं होगा। अब हम लेस्पियर की डिस्कशन पे मूव करते हैं। ये आपके पास लेस्पियर का फार्मूला है समेशन पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय समेशन पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय 100। हमने लेस्पियर और पाची के मुताबिक ही कॉलम कंस्ट्रक्ट किए हैं। आप चेक कर लें, जो पहला कॉलम मैंने बनाया था वो था पी एन क्यू ओ और जो दूसरा कॉलम बनाया था वो था पी ओ क्यू ओ, क्योंकि मुझे लेस्पियर में इन 2 कॉलम के सम की ज़रूरत है। अब आप चेक कर लें, पी एन क्यू ओ का सम जो है वो है 1295 और पी ओ क्यू ओ का सम जो है वो है 1062। इन दोनों वैल्यूज़ को आप फार्मूले में पुट करेंगे। आपने 1295 को 1062 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया 1.219 मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए क्योंकि आप लेस्पियर इंडेक्स नंबर को भी परसेंटेज में शो करते हैं। तो 1.129 को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 121.9। अब हम मूव करेंगे पाची की तरफ। तो पाची के फार्मूले को देखें, उसमें आपके पास मौजूद है समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप देखें, 3rd कॉलम पी एन क्यू एन और 4th कॉलम पी ओ क्यू एन मैंने पाची के लिए कंस्ट्रक्ट करा था। तो पी एन क्यू एन का सम जो है वो है 1590 और पी ओ क्यू एन का सम है 1303। अब हम इनको फार्मूले में पुट करेंगे। आपने फार्मूले में वैल्यू पुट की, 1590 को 1303 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2202 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए
तो आपके पास आंसर आ गया 122.02। अब हम फिशर इंडेक्स नंबर की तरफ मूव करेंगे। ये आपको फिशर इंडेक्स नंबर नजर आ रहा होगा। इसका फार्मूला है समेशन पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय समेशन पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी ओ क्यू एन। इसको अंडर रूट में लिखते हैं। अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो फिशर इंडेक्स नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड पाची। आप चेक कर लें, कलर से भी आप हाईलाइट कर लेंगे। ब्लू कलर का जो आपके पास फिशर में फार्मूले में ब्लू कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है वो लेस्पियर का फार्मूला है, और जो ब्राउन कलर का पार्ट नज़र आ रहा है वो पाची का फार्मूला है। ये सारी वैल्यूज आपने भी डिस्कस की हैं ऊपर। आपने वही वैल्यूज को पुट किया। 12195 समेशन पी एन क्यू ओ है, 1062 समेशन पी ओ क्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज आपके पास मौजूद है जी। आप समेशन पी एन क्यू एन 1590 है, समेशन पी ओ क्यू एन 1303 है। आप 1295 को 1062 से डिवाइड करेंगे तो 1.219 आएगा। 1590 को 1303 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2202। 1.219 को 1.2202 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.487423। मैंने पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखे, आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.219 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 121.9%। यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप लेस्पियर पाची फिशर में एक स्टेप और किया करें, क्योंकि ये लॉन्ग का पार्ट है, 10 मार्क्स का पार्ट है, और वो होता है रिलेशन, जिसका मतलब है कि आप रिलेशन के ज़रिए भी प्रूफ करके दिखाएंगे। जो मैंने अभी आपको पर फिशर के फार्मूले को रीड करना सिखाया था कि फिशर का जो फार्मूला है वो द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड पाची। तो आपने लिखा फिशर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पाची। फिशर की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की आपने वो रखी। पाची की वैल्यू 121.9 मल्टीप्लाई बाय पाची की वैल्यू, ये लेस्पियर की वैल्यू थी 121.9 और पाची की वैल्यू थी 122.02। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14874.238। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 121.9% आ गया, जो कि फिशर के आंसर से वेरीफाई हो रहा है। तो आपने रिलेशन के जरिए भी प्रूफ कर दी कि फिशर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड पाची। ये आप एक्स्ट्रा करें, ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन में काउंट होती है बात। अब हम लास्ट क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास। फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डाटा। डेली वेजेस आपके पास दी हुई है 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको दिए हुए 5, 8, 15, 25, 10, 7। आपको रिक्वायर्ड है मीन मीडियन मॉड। आपने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का कॉलम एज इट इज बना लिया। मिड पॉइंट कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। क्लास इंटर की वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। 6 + 8 14 डिवाइडेड बाय 2 7। 8 + 10 18 डिवाइडेड बाय 2 9। 10 + 12 22 डिवाइडेड बाय 2 11। 12 + 14 26 डिवाइडेड बाय 2 13। 14 + 16 30 डिवाइडेड बाय 2 15। 16 + 18 34 डिवाइडेड बाय 2 17। ये आपके पास मिड पॉइंट का कॉलम आ गया। अब मीन के फार्मूले के लिए आपको एफ एक्स चाहिए, यानी कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72, 11 मल्टीप्लाई बाय 15 165, 13 मल्टीप्लाई बाय 25 325, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150,
17 मल्टीप्लाई बाय 7 119। अब आप सारे एफ एक्स को ऐड करेंगे, 35 प्लस 72 प्लस 165 प्लस 325 प्लस 150 प्लस 119, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 866। और जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 7, तो 70 आ जाएगा। आपने मीन का फार्मूला लिखा समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स है 866, समेशन एफ है 70। 866 को 70 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.37। अब हम मूव करेंगे मीडियन की तरफ। मीडियन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मीडियन क्लास। अब चेक कर लें, समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2, समेशन एफ 70 है, डिवाइड करेंगे 2 से 35 आएगा। अब याद रखिएगा ये मैंने रफ मैं आपके साथ वर्किंग शो कर रहा हूं, फिर मैं इसकी फेयर प्रेजेंटेशन आपके साथ लास्ट में शो करूंगा जिसको पेपर में करते हैं। इस तरह की वर्डिंग आप पेपर में नहीं लिखते। चेक दिस वैल्यू इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड सेलेक्ट दैट क्लास बाउंड्री। अब सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। अब आप गौर से देखें, जो पहली फ्रीक्वेंसी है 5 वही पहला CF होगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है 8, आप 8 में 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 15 है, आपने 15 में ऐड करना है प्रीवियस CF 13 को, तो आपके पास 28 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी है 25 में प्रीवियस CF 28 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक मिनट रुकिएगा। 25 में प्रीवियस CF 28 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 में आप प्रीवियस CF 53 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 63 आ जाएगा। और लास्ट फ्रीक्वेंसी है 7, उसमें आप प्रीवियस CF 63 ऐड करेंगे तो आपके पास 70 आ जाएगा। ये सारी रफ वर्किंग की प्रेजेंटेशन रफ वर्किंग में शो कर रहा हूँ। तो अब आप गौर से देखें, आपने मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है, गौर से देख लें। समेशन एफ आपके पास 70 था, मीडियन क्लास का फार्मूला होता है समेशन एफ डिवाइड बाय 2। समेशन एफ आपके पास है 70 डिवाइडेड बाय 2 35 आ गया। आपने लिखा है जी, चेक कर लें कि आप इस वैल्यू को चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में और सेलेक्ट करेंगे क्लास बाउंड्री, यानी कि अब मुझे 35 चेक करना है CF के कॉलम में। जब मैं 35 चेक करूंगा CF के कॉलम में तो पहला CF है 5, मुझे 35 चाहिए। नेक्स्ट CF है 13, मुझे 35 चाहिए। नेक्स्ट CF है 28, मुझे 35 चाहिए। नेक्स्ट CF है 53, यानी कि 28 के बाद 53 वो CF है जिसमें 35 लाई कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो क्लास इंटरवल है 12-14 यही मेरी मीडियन क्लास है। अब आप कहेंगे कि सर आपने वहाँ लिखा है कि चेक दिस वैल्यू एंड सेलेक्ट क्लास बाउंड्री, और अब आप कह रहे हैं क्लास इंटरवल। तो जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली क्लास की हायर वैल्यू है 8 और सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू है 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं, क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी क्योंकि डाटा कंटिन्यूअस इन नेचर है। और अगर हम क्लास बाउंड्री बनाने के लिए स्टेप को परफॉर्म करें तो उसका स्टेप होता है फ्रैक्शन। हम सबसे पहले निकालते हैं क्लास बाउंड्री के लिए, उसका फार्मूला होता है सेकंड क्लास लोअर वैल्यू 8, फर्स्ट क्लास हायर वैल्यू वो भी 8। तो फ्रैक्शन का फार्मूला होता है सेकंड क्लास लोअर वैल्यू माइनस फर्स्ट क्लास हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू भी 8 है और फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू भी 8 है। 8 माइनस 8 0 आ जाएगा और 0 डिवाइड बाय 2 0 आएगा, यानी कि फ्रैक्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब है क्लास इंटरवल ही क्लास बाउंड्री है। तो मैंने 35 चेक करना था,
तो 35 CF में 5 में भी नहीं आएगा, 35 13 में भी नहीं आएगा, 35 28 में भी नहीं आएगा, 35 यानी कि 53 में आ जाएगा। तो जो 53 की क्लास है वो है 12 14 और यही मेरी मीडियन क्लास हो गई। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैं सिलेक्ट करूंगा वो सिलेक्ट करूंगा 25। चेक कर लें जी, आपने मीडियन क्लास लिख दी 12 से 14, तो L जो फार्मूले में इस्तेमाल होगा उसका मतलब होता है लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। तो जो लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास है वो है 12। H का मतलब होता है हाइट ऑफ मीडियन क्लास। तो जो हाइट ऑफ मीडियन क्लास है वो है 14 माइनस 12, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई 2। वैसे जनरली हम हाइट ऑफ क्लास को 2 कंसेक्यूटिव लोअर या 2 कंसेक्यूटिव हायर क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री के जरिए फाइंड आउट करते हैं, बट हम इस क्वेश्चन में हाइट पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। तो सिंपल याद रख लिया करें कि जो मीडियन क्लास होगी उस वैल्यू को यानी कि आप माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वही H होगा। और मीडियन क्लास क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में समेशन f/2 को आप रीड करते हैं और सिलेक्ट करते हैं क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी आपने चेक कर ली थी, फ्रीक्वेंसी 25 थी, मैंने आपको चेक करा दिया था। और CF जो आप सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा CF होगा, आप रीड कर लें CF ऑफ अबव मीडियन क्लास, अबव मीडियन क्लास। तो आप चेक कर लें मीडियन क्लास का जो CF है वो है 53, मुझे उससे ऊपर वाला CF लेना है, यानी कि मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, CF 28। अबव मीडियन क्लास का CF है 28, आपने CF लिख दिया 28। ये मीडियन का फार्मूला है जी, लोअर वैल्यू प्लस H/F ब्रैकेट समेशन f/2 माइनस CF। हर वैल्यू को आपने इंडिविजुअल डिस्कस किया है। L की वैल्यू है 12, H की वैल्यू है 2, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 25, समेशन F की वैल्यू है 70, 2 डिवाइड फार्मूले का है। मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपके लिए रीडिंग आसान हो जाए। और CF आपके पास 28 है, तो आप 12 को एज इट इज कॉपी करेंगे जी, प्लस एज इट इज। अब गौर से देखिएगा 2 से 25 डिवाइड हो रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 25 0.08। सिमिलरली 70 से 2 डिवाइड हो रहा है, 35 आ जाएगा, माइनस 28 एज इट इज। 35 माइनस 28 का आंसर 7 आ जाएगा। रिमेनिंग 0.08 प्लस 2 एज इट इज आप कॉपी करेंगे। उसके बाद बॉड मास के रूल को ही हम फॉलो कर रहे हैं। 0.08 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.56 और फिर आप 12 में ऐड कर देंगे 12.56। बस ये याद रखिएगा कि जो लोअर वैल्यू होती है वो एक सिंगल नंबर है, तो राइट साइड की सारी वैल्यू को सॉल्व करके जब आप एक सिंगल नंबर बनाएंगे 0.56, फिर आप 12 में ऐड करेंगे 12.56। अब हम मूव करते हैं मॉड की तरफ। ये हमारे पास हमने दोबारा कॉलम कॉपी किए। मॉड का मतलब होगा जी, मॉड क्लास होती है क्लास बाउंड्री ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 25 है, तो 25 की क्लास है 12 14, क्योंकि डाटा कंटिन्यूस इन नेचर है। जो फर्स्ट क्लास की हायर है वही सेकंड क्लास की लोअर है, जो सेकंड क्लास की हायर है वही थर्ड क्लास की लोअर है। इसका मतलब है क्लास इंटरवल ही क्लास बाउंड्री के तौर पे यूज़ की जाएगी। तो मॉड क्लास होती है क्लास बाउंड्री ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास 25 है, तो जो 25 की क्लास है 12 14 वो मॉड क्लास होगी। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर आप गौर से देखें, L का मतलब लोअर वैल्यू ऑफ मॉड क्लास यानी कि वो 12 हो जाएगा। H का मतलब आपने जैसे ऊपर डिस्कस किया था हाइट ऑफ मॉड क्लास 14 माइनस 2 को आप कर लेंगे जो कि आपके पास 2 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं जी, ये आपके पास 2 आ गया। अब आप गौर से देखें, FM का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास आपके पास 25 है। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव मॉड क्लास, आपको नज़र आ रहा होगा। और F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो मॉड क्लास। अब आप चेक कर लें डाटा में, जो मॉड क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो है 15 यानी कि F1, और मॉड क्लास से बिलो वाली फ्रीक्वेंसी वो है 10 यानी कि F2।
आपने F1 और F2 को भी डाटा में मेंशन कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। ये मॉड का फार्मूला है जी, लोअर वैल्यू प्लस Fm माइनस F1 इंटू एच डिवाइड बाई 2 फार्मूले का Fm माइनस F1 माइनस F2। याद रखिएगा इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, जो डिवाइड में 2Fm माइनस F1 माइनस F2 है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट Fm माइनस F1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट Fm माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, और इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। मैंने हर वैल्यू को डिस्कस किया है। L की वैल्यू 12 है, Fm की वैल्यू 25 है, F1 की वैल्यू 15 है, H की वैल्यू 2 है, 2Fm से पहले फार्मूले का है, Fm की वैल्यू 25 है, 15 F1 की वैल्यू है और F2 की वैल्यू है 10। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये जो 12 है इसको आप एज इट इज कॉपी करेंगे और राइट साइड की सारी वैल्यूज को सॉल्व करके जब आप सिंगल नंबर बनाएंगे फिर आप 12 में ऐड करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करना देखें। मैंने 25 में से 15 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर 10 आ गया, 2 एज इट इज ऊपर। डिवाइड में देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 का आंसर 15 आ गया। डिवाइड का -15 -10 मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, और L की वैल्यू जो +12 थी उसको मैंने एज इट इज लिखा है। इसको मैंने दोबारा एज इट इज 12 को लिख दिया। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 2 को, वो 20 आ गया। मैंने 15 से माइनस किया 50 से माइनस किया 15 को और 10 को, तो मेरे पास 25 आ गया। 20 डिवाइडेड बाई 25 0.8, और इसमें अब मैं 12 ऐड कर दूंगा क्योंकि 0.8 भी एक इंडिविजुअल नंबर हो गया, तो मॉड की वैल्यू आ गई 12.8। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी फेयर प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि पेपर में आपको इसको कैसे सॉल्व करना था। ये इसकी फेयर प्रेजेंटेशन है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपने सॉल्यूशन लिखा, आपने क्लास इंटरवल इसको ऐसे बनाया, आपने मीन फाइंड आउट करा, फिर आपने मॉड की मीडियन की हैंड डाली, मीडियन क्लास मेंशन की, मीडियन के फार्मूले के साथ आपने सॉल्व किया, मॉड क्लास मेंशन की, मॉड के फार्मूले के साथ आपने सॉल्व किया। यहाँ पर आपका आंसर एंड हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा पेपर में कमेंट्स भी बोले जाते हैं कि कमेंट्स भी लिखें, तो याद रखिएगा कमेंट्स लिखने का तरीका ये है कि जो मीन मीडियन मॉड आपने तीनों वैल्यू फाइंड आउट की हैं आप उनको लिखें। अब अगर आप गौर से देखें तो मीन की वैल्यू मॉड से छोटी है, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, इन द गिवन डाटा मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीन, सो इट इज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मीन का आंसर मॉड से बड़ा होता तो मैं लिखता पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर तीनों आंसर बराबर होते तो मैं लिखता सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कमेंट आप एक्स्ट्रा में लिखें, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन काउंट होती है। आई होप कि आपको इस पेपर की डिस्कशन में क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।